हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। और हमारे इस चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। ये इन टॉपिक से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस HCV से हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें से एक क्वेश्चन ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यानी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे इसे कैलकुलेट कि आप मान लीजिए कि इस पॉइंट पे ओरिजिन है और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन के एटम का सेंटर ऑफ मास होगा ओरिजिन पे, इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर लाए करेगा। ये हम सिमेट्री से बता सकते हैं कि जितना मास इधर है जितना ही मास इधर है, तो और एक पार्टिकल यहाँ है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो है वो इसी लाइन पर लाए करने वाला है। कहीं पर भी हो सकता है, नहीं पता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि वाई एक्सिस पर ही लाए करने वाला है। आप यदि नहीं चाहते हैं ऐसे करना तो आप पूरा तरीका यूज कर सकते हैं। जो मैं वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस्तेमाल करूंगा वो तरीका आप एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 52 डिग्री हो जाएगा। तो ये 52 डिग्री, ये भी 52 डिग्री। ये लेंथ आपको दी हुई है, मैं एल मान लेता हूं इसको। तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपके पास एल कॉस थीटा, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, एल कॉस थीटा। सो मैं कह सकता हूं इस ऑक्सीजन का मास जो है, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात करें, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं 16। कैसे पता चला, 8O16 इसका फॉर्मूला है। तो ये 16 जो नंबर होता है ये बताता है आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ एक न्यूक्लियॉन का मास जो है यदि m0 के बराबर है तो इसका टोटल मास होगा 16 टाइम m0, 16 टाइम्स m0, और इसका मास हो जाएगा आपके पास m0, बिकॉज यहाँ पे एक न्यूक्लियॉन है सिर्फ, और यहाँ पे भी एक न्यूक्लियॉन है, तो यहाँ इसका मास भी हो जाएगा m0 के बराबर। तो मुझे इन तीनों के मासेस पता है। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, l cos थीटा, माइनस में इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस ऑफ l cos थीटा। तो मैं इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। दैट इज 16 m0 into 0 प्लस m into माइनस ऑफ l cos थीटा, और दोबारा से यही आ जाएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिवाइडेड बाय टोटल मास 16 प्लस 17 प्लस 18 टाइम्स m0। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए बेटा। ये आपके पास 0, ये आपको मिलेगा m0 से m0 गया, 2 से गया 9 टाइम्स, सो माइनस ऑफ l cos थीटा बाय 9। l की वैल्यू दे रखी है आपको 0.96 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर इंटू cos 53 cos थीटा, cos 52 cos 53 ऑलमोस्ट सेम है वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा 3/5 और डिवाइडेड बाय 9। 3 से ये चला गया आपके पास 3 बार। आप सॉल्व कर लेंगे इसे, ये मिल जाएगा आपके पास 96/15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 मीटर के बराबर। ये सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है। अब x कोऑर्डिनेट मैंने आपको बता दिया सिमेट्री से कैसे देखेंगे। और आप यदि नहीं जानते हैं, सिमेट्री आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करिए, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 0। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाला, माइनस ऑफ l sin थीटा, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, प्लस में l sin थीटा। m1 into x1 plus m2 into x2 plus m3 into x3 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3। फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन में दिया है कि 7 होमोजीनियस ब्रिक्स का मतलब है कि ये आइडेंटिकल ब्रिक्स हैं, ईच ऑफ लेंथ l आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। ईच ब्रिक इज डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द one in the contact is L by 10. Find the x coordinate of the center of mass related to the origin shown in figure. तो इस origin O के रेस्पेक्ट में आपको इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है कितना होगा। और क्वेश्चन में दिया है कि हर एक जो ब्रिक है वो अपने नीचे वाली ब्रिक की L by 10 डिस्प्लेस्ड है। यानी यहां से L by 10 डिस्प्लेस है ये, यहां से L by 10 डिस्प्लेस है ये, यहां से L by 10 डिस्प्लेस है ये, यहां से L by 10 सो ऑन। तो हमें पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करिए, आप पहले मान लीजिए कि ये जो 7 ब्रिक्स थी वो कुछ ऐसे रखी थी, 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबर डालता हूं 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पास ब्रिक्स हैं, वो ऐसे रखी होंगी।
और उनमें से मैंने दूसरी नंबर की ब्रिक को L/10 खिसकाया है। इस वाली को यहां के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, हमने इसको 0 धक्का दिया है, इसको L/10 धक्का दिया है, इसको L/10 into 2L/10 धक्का दिया है, और इसको 3L/10 धक्का दिया है। सही बात है। हमने इसको धक्का दिया है L/10, 2L/10, 3L/10, 2L/10 और आपके पास L/10, और इसको कोई भी धक्का नहीं दिया है, इसको कोई भी धक्का नहीं दिया है, इसको कोई भी धक्का नहीं दिया है। इनको हमें 5 हमारे ब्रिक्स हैं, उनको हमने धक्का दिया है। तो मैं कह सकता हूं 5 ब्रिक्स को धक्का देने से उनके सेंटर ऑफ मास में थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टोटल मास इनटू डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 प्लस सो ऑन। ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूं। तो देखिए टोटल मास कितना है आपके पास 7m। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होता है वी डोंट नो, डेल्टा एक्स यू एम लिख देता हूं। इसका मास m, डिस्प्लेसमेंट इसका 0, इसका मास ऊपर वाली का मास m, डिस्प्लेसमेंट राइट में है L/10 तो प्लस L/10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस इसका मास m, डिस्प्लेसमेंट 2L/10, इसका मास m इंटू 3L/10 प्लस इसका मास m 2L/10 और इसका मास m और L/10 इसको डिस्प्लेस किया है, प्लस m इंटू L/10 और ऊपर वाली का मास m है, इसको 0 डिस्प्लेस किया है, प्लस m इंटू 0। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करिए, आपको मिलेगा 7 इंटू m इंटू डेल्टा एक्स COM इज इक्वल्स टू m इंटू L/10 को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 और आगे भी 0। तो इसको आप सॉल्व करिए, कितना मिलेगा 1 2 3 3 3 6 और 2 8 और 1 9। सो आपको यहाँ पे मिल जाता है 7 इंटू m इंटू डेल्टा एक्स COM इज इक्वल्स टू mL/10 m/10 इंटू L इंटू 9। तो यहां से m से m कैंसिल आउट होता है, आपको मिलता है डेल्टा एक्स COM इज इक्वल्स टू 9L/10, यानी कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 9L/10 जो है शिफ्ट हो चुका है राइट डायरेक्शन में, बिकॉज ये पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल रही है। अब हमें पोजीशन निकालनी है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, यानी यहाँ के रेस्पेक्ट में पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो पहले इनिशियल देखिए, इनिशियल सेंटर ऑफ मास कहां पे था। इनिशियल सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा, यानी कि यहां से जो डिस्टेंस था x कोऑर्डिनेट जो था वो L/2 के बराबर था। अब कितना डिस्प्लेस हुआ है, 9L/70 के बराबर डिस्प्लेस हुआ है। तो मैं यहां से लेके यहां तक की दूरी बता सकता हूं, तो मैं यहां से x कोऑर्डिनेट बता सकता हूं सेंटर ऑफ मास का, दैट विल बी 9L/10 प्लस L/2। यहाँ पे एलसीएम लीजिए 70, सॉरी दिस इज 70, दिस इज 10 है तो 7 आएगा तो 70 हो जाएगा, दिस इज 10, सो ये 70 है तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 70, 70 एकम 70, 9 प्लस L कॉमन ले लीजिए 35, सो 35 और 9 44, यानी कि 22/35 L के बराबर आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हमने बेसिकली पहले शिफ्ट निकाल लिया, उसके बाद सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाली। इसको और जल्दी भी किया जा सकता था, कैसे, मैं इतनी टर्म्स ना लिखता, मुझे पता है कि यार 1 और 2 जो ब्रिक्स हैं, 2 ब्रिक्स का जो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट वो L/10 है, और जो 2 ब्रिक्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट 2L/10 है, और एक का डिस्प्लेसमेंट है 3L/10। इसको और भी आसानी से इस कैलकुलेशन को स्किप किया जा सकता था। मैं यहाँ ये डायग्राम बना के, एक डायग्राम में ही ये वैल्यूज लिख के मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकता था, और ये 3 स्टेप में 2 और एक 3 स्टेप और 4 और एक 5, 4 से 5 स्टेप में इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, सो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है, जिसका रेडियस r के बराबर है, और उसको ऊपर रख दिया जाता है एक और डिस्क है, दूसरी डिस्क है जिसका रेडियस 2r के बराबर है, सेम थिकनेस सेम डेंसिटी, द पेरिफेरीज ऑफ द 2 डिस्क टच ईच अदर, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है कहां पे होगा। सो क्वेश्चन में ऐसा है कि हमारे पास एक बड़ी डिस्क है जिसका मास जो है नहीं पता है, लेकिन इसका रेडियस मुझे पता है, रेडियस कितना है 2r। हमारे पास एक और डिस्क है जिसका रेडियस r है, और इन दोनों की पेरिफेरीज को टच करवाते हुए उसको रखा गया है इसके ऊपर। ये हमने रख दी दूसरी डिस्क जिसका रेडियस r है। तो भाई हम देख लेते हैं कि इनका डेंसिटी, क्योंकि ये सेम मटेरियल से बने हैं, सेम थिकनेस है, तो इनके मासेस के बारे में हम बता सकते हैं कि यदि मैं मान लूं कि इनका मास डेंसिटी सिग्मा के बराबर है,
तो बड़ी वाली डिस्क का मास आ जाएगा सिग्मा इंटू पाई इंटू 2r का स्क्वायर, यानी कि 4 सिग्मा पाई r स्क्वायर, ये आपको मास मिल जाएगा। और m2 के मास की बात करें, छोटी वाली डिस्क के मास की बात करें, सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर, आपको मिल जाएगा इसका मास। तो आप देख सकते हैं कि मास में जो फर्क कितना है, 4 गुना का फर्क है। इसका मास 4 टाइम्स है इसके मास के। सो हमें पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो आप कहीं भी ऑरिजिन मान लीजिए, मैं इसको ऑरिजिन मान लेता हूं, इसको ऑरिजिन मान लेता हूं, ठीक है। हम जानते हैं कि यदि आपके पास दो सिस्टम है, आपको पूरे सिस्टम का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो पूरे कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम इन ऑब्जेक्ट्स को इनके सेंटर ऑफ मास पे पार्टिकल की तरह मान सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन के लिए मैं इस पूरे सिस्टम्स को इनके सेंटर ऑफ मास पे पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकता हूं। सो मैं इस 2r रेडियस का जो डिस्क है, इसको मैं मान रहा हूं एक पार्टिकल की तरह, जिस पार्टिकल का मास कितना है, m1 के बराबर। और जो दूसरी डिस्क है, मैं उसको उसके सेंटर पे मान रहा हूं पार्टिकल की तरह, जिसका मास m2 के बराबर है। और इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच का जो दूरी है वो किसके बराबर है, r के बराबर है। सो मैं इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बता सकता हूं। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास की है, यहां पर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है, और ये डिस्टेंस जो है मैं मान लेता हूं x1 के बराबर है। तो आप x1 का फॉर्मूला जानते हैं, x1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू टोटल डिस्टेंस, m2 इंटू टोटल डिस्टेंस, मान लीजिए d के बराबर है, d डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। तो बेटा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ और यहाँ का बीच का डिस्टेंस कितना है, r के बराबर। सो यहाँ लिख सकता हूँ x1 इज इक्वल्स टू m2 इज सिग्मा पाई r स्क्वायर इंटू r डिवाइडेड बाय 4 सिग्मा पाई r स्क्वायर प्लस सिग्मा पाई r स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा ये r बाय 5 के बराबर। तो यानी कि सेंटर m1 का जो सेंटर है, यानी कि येलो डिस्क का जो सेंटर है, यानी ये वाला सेंटर, यहां से r बाई 5 डिस्टेंस पे पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने इनको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया मैंने, और हमने आंसर पा लिया अपना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें दिया है a disk of radius capital R is cut out from a larger disk of radius 2r in such a way that edge of hole touches the edge of the disk. Locate the center of mass of the residual disk. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है कि हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस जो है 2r के बराबर है, और इस रेडियस में से एक होल काट दिया जाता है, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। और इतने से पार्ट में मास है, यहाँ पार्ट जो है यहाँ पे मास नहीं है, और ये सेंटर है इस बड़ी डिस्क का, और ये रेडियस जो है इसका 2r के बराबर है। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं यूज करता हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि मैं इस शेप में क्या ऐड कर दूं जिससे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यदि इस शेप में मैं एक r रेडियस का होल यहां पे लाके रख देता हूं, तो मुझे एक कंप्लीट डिस्क मिल जाने वाली है, कुछ इस तरीके से। ये बात सबको समझ में आ गई कि इसमें यदि हम ये फिट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इसका और इसका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा, ठीक। इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना चाहिए। तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका मास कितना है बेटा, इसका मास है 4m के बराबर। निकाल चुके हैं ऑलरेडी कि यदि इसका मास m के बराबर होता है, यदि इसका मास m के बराबर है तो इसका मास 4m के बराबर होता है। रेशियो इनका 4:1 हमने देखा था इससे पिछले सवाल में। और इसका मास कितना हो जाएगा, 3m के बराबर। सो इसका मास कितना है, 3m इनटू इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट नहीं पता मुझे, मैं मान लेता हूं x cum के बराबर है, प्लस इसका मास कितना है m, और इसके x कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास कहां है, नहीं देखते हैं। इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं, और इसको ओरिजिन मानूंगा तो इसका सेंटर कहां होगा, यहां पर, यानी कि यहां से r डिस्टेंस पर। सो m इंटू r इज इक्वल्स टू, इसका मास कितना है 4m इंटू इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, 0 पर। तो आपको यहां से मिल जाता है x cum इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ r बाय 3, आपको ये रिजल्ट यहां से मिल जाता है। सो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां से r/3 डिस्टेंस पर होगा, ठीक है, r/3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास दो ब्लॉक हैं 10 किलो और 20 किलो के, उनको एक्स एक्सिस पर रखा है।
फर्स्ट वाला मास को मूव किया जाता है 2 सेंटीमीटर से, तो दूसरे वाले मास को कितने डिस्टेंस से मूव कराएं जिससे सेंटर ऑफ मास मूव ना करे। तो सवाल कुछ ऐसा है जी, आपके पास एक्स एक्सिस है और यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास 10 किलोग्राम के बराबर है, यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास 20 किलोग्राम के बराबर है, और हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं इस 10 केजी मास को किसके बराबर, 2 सेंटीमीटर के बराबर। यानी इसका जो डेल्टा x1 है वो मान लेता हूं 2 सेंटीमीटर के बराबर है, और इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, मैं मान लेता हूं डेल्टा x के बराबर। अब पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए, यानी डेल्टा x COM, मान लीजिए इनका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा इनके बीच में, तो वो मूव नहीं करना चाहिए। तो फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, टोटल मास इनटू डेल्टा x COM इज इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। टोटल मास 30, सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हो 0, पहला मास 10, पहला ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू डेल्टा x1 इज 2 प्लस दूसरा मास 20, उसका डेल्टा x। तो यहां से आपको डेल्टा x की वैल्यू मिल जाती है -1 के बराबर, यानी जिस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस किया जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस करना होगा, सो दैट हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव ना करे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल सॉल्व कर रहे हैं जिसमें दिया है दो ब्लॉक हैं जिनके मासेस 10 kg 30 kg हैं, आर प्लेस्ड अलोंग अ वर्टिकल लाइन। द फर्स्ट ब्लॉक इज रेज्ड थ्रू अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, यानी 10 किलो को हम ऊपर ले गए हैं 7 सेंटीमीटर से, और बताना है आपको कि दूसरे मास को कितना रेज करें, जिससे कितना मूव करें जिससे सेंटर ऑफ मास रेज हो जाए, ऊपर चला जाए 1 सेंटीमीटर से। तो इस क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है जहां पे एक मास है 10 किलो का और दूसरा मास है 30 किलो का। उन्होंने नहीं बताया कौन ऊपर कौन नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, जो 30 के पास होगा, 10 से थोड़ा दूर होगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि यदि हम 10 को शिफ्ट कर देते हैं ऊपर, डेल्टा x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाना चाहिए, डेल्टा x COM कितना हो जाना चाहिए 1 सेंटीमीटर के बराबर। ऊपर जा रहे हैं ये भी ऊपर जा रहे हैं, तो प्लस लगा दूंगा। तो हम इसको कितना शिफ्ट कराएं, तो इसका डेल्टा x मान लेता हूं अननोन है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा कि टोटल मास इनटू डेल्टा x COM इज इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। सो टोटल मास कितना है 40, सेंटर ऑफ मास ऊपर उठाना है +1 से, इज इक्वल्स टू पहला मास 10 ऊपर उठाना है 7 से, प्लस दूसरा मास 30 ऊपर उठाना है डेल्टा x से। सो डेल्टा x से ऊपर उठाना नीचे ले जाना अभी नहीं पता है, साइन से इसके पता चलेगा, यदि पॉजिटिव है तो ऊपर उठा है, नेगेटिव है तो नीचे ले गए हैं। सो इट्स 40 इट्स 70, तो आपको मिल जाएगा -30/30। सो डेल्टा x की वैल्यू आपको मिल जाती है यहाँ से -1 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब हमें 30 kg के मास को नीचे लाना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर से। ठीक है, बिकॉज ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, आंसर आया नेगेटिव, इसका मतलब नीचे ले जाना होगा इस 30 kg मास को 1 सेंटीमीटर से, जिससे हमारा सेंटर ऑफ मास इसका और इसका ऊपर जा सके 1 सेंटीमीटर से। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि कंसीडर ग्रेविटी फ्री हॉल in which a tray of mass capital M carrying a cubical block of ice of mass M and edge length L is at rest in the middle. If the ice melts, by what distance does the center of mass of the tray plus the ice system descend? ये ग्रेविटी फ्री हॉल है, यानी कि नीचे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है और ये फ्लोट कर रहे हैं दोनों। अब ये आइस मेल्ट हो जाएगी तो क्या होगा, ये वाला जो स्पेस खाली है यहाँ पे भी पानी भर जाएगा और सेम लेवल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं बेटा, इस पूरे सिस्टम पर कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स एक्सटर्नल इस सिस्टम पर नहीं है। तो मैं कह सकता हूं एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब कोई भी वेलोसिटी में चेंज सेंटर ऑफ मास की नहीं होगा। और हम जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल पूरा सिस्टम रेस्ट में था, इसका मतलब चेंज 0 है, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बराबर हैं। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो 0। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रह रहा है, वो मूव ही नहीं करता है सेंटर ऑफ मास, बिकॉज पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वो नहीं लग रहा है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया है, बिकॉज कोई भी फोर्स नहीं है, ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे, इसलिए कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता है पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए इस क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहाँ गया,
तो हम बता सकते हैं कि क्यूब का सेंटर पहले यहां था, अब सेंटर यहां पे है, तो क्यूब का सेंटर नीचे गया है, इस ट्रे का सेंटर ऊपर गया है और ओवरऑल सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दिया है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग सेमी सर्कुलर इनर एंड आउटर बाउंड्रीज ऑफ रेडियस r1 एंड r2। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास कंप्लीट डिस्क थी r2 रेडियस की, उसमें से r1 रेडियस का पार्ट बाहर निकाल दिया है, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है इंटीग्रेशन का, एक तरीका है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं, मैं दोनों ही करके आपको बताता हूं। तो यहाँ पे पहला तरीका ये है, मेथड नंबर 1 इंटीग्रेशन से। तो मैं एक यहाँ पे एलिमेंट ले लेता हूं, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर मैं एक सेमी सर्कुलर डिस्क नुमा एक एलिमेंट ले लेता हूं। सेमी सर्कुलर डिस्क नुमा एलिमेंट यदि लेता हूं तो मैंने यहां पे एक आइडेंटिफायर यूज किया है, यानी एक वेरिएबल इस्तेमाल किया है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल r। स्मॉल r की वैल्यू में कैपिटल R1 से कैपिटल R2 के बीच में कुछ भी रख सकता हूं और मुझे वहीं का एलिमेंट पता चल जाएगा। अब इसके ही जैसा ही हमें एक छोटा सा एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेना होता है, दैट इज इक्वल टू dr मैंने इसकी थिकनेस मान ली। अब देखिए बेटा, इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास होगा इसके 2r बाई पाई डिस्टेंस पे, 2r बाई पाई डिस्टेंस पे। तो मैं इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लिख सकता हूं का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई इंटू dm dm को लिख सकता हूं मैं सिग्मा इंटू पाई r dr, सिग्मा इंटू पाई r dr, और ये हो गया आपके पास, और डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm को लिख सकता हूं सिग्मा इंटू पाई r dr। इंटीग्रेट कर देंगे आप यहां से r1 से r2 के बीच में, r1 से r2 के बीच में। ठीक है, तो यहां से जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है बाहर फेंकिए उनको, तो आपको यहां से कांस्टेंट टर्म 2 पाई सिग्मा पाई r, पाई से पाई तो मर गया, तो सिग्मा 2 सिग्मा बाहर आ जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ r स्क्वायर dr, इसको लिख सकता हूं मैं r क्यूब बाई 3, और लिमिट है आपके पास r1 से r2, तो r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। ठीक, नीचे डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको? सिग्मा पाई r dr का इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाई 2, तो ये बन जाएगा आपके पास r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ठीक, तो यहां से सिग्मा चल गया बेटा, और आपको मिलेगा यहां से 4 अपॉन 3 पाई, 4 अपॉन 3 पाई, तो यहां मिलेगा आपको r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, और यहां मिलेगा आपको r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, कैसे? 4 अपॉन 3 पाई है, इसको आप लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब को a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूं मैं r2 माइनस r1, और ये हो जाएगा आपके पास r2 स्क्वायर प्लस r2 r1 प्लस r1 स्क्वायर, और नीचे इसको लिख सकता हूं मैं r2 प्लस r1, r2 माइनस r1, r2 माइनस r1, r2 प्लस r1, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा 4 अपॉन 3 पाई r2 स्क्वायर प्लस r2 r1 प्लस r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 प्लस r1। ये तरीका नंबर 1 हुआ जो इंटीग्रेशन से हमने सॉल्व किया है। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूं आपको, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कैसे होगा। मेथड नंबर 2, हमारे पास जो ये डिस्क है, हमारे पास ये जो डिस्क है, यदि इसमें मैं ऐड कर देता हूं, एक छोटी डिस्क, इतना वाला पार्ट में और ऐड कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक कंप्लीट सेमी सर्कुलर डिस्क आपको यहां पे मिलने वाली है। ठीक, इसका मास जो है मैं लिख सकता हूं सिग्मा इंटू पाई बाई 2 इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये इसका मास है, इसका मास m1 है। इसके मास की बात करें, इसका मास मैं लिख सकता हूं सिग्मा इंटू पाई r1 स्क्वायर, और इसका मास लिख सकता हूं सिग्मा इंटू पाई इंटू r2 स्क्वायर, इसका मास हो जाएगा m3। अब मैं कह सकता हूं कि इसके सेंटर ऑफ मास और इसके सेंटर ऑफ मास का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इसके सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास मुझे नहीं पता, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे m1 इंटू वाई प्लस इसका मास m2 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास डिस्क का होता है 4r अपॉन 3 पाई पे, तो हो जाएगा 4r1 अपॉन 3 पाई इज इक्वल टू इसका टोटल मास कितना है सिग्मा, इसका मास m3 लिख देते हैं,
और इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 4r2/3 के बराबर। तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है आपको y की, दैट इज इक्वल्स टू m3 इंटू r2 माइनस m2 इंटू r1, और कॉमन ले लेंगे यहाँ से 4/3 और डिवाइड कर देंगे इसको m1 से। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए बेटा। m3 की वैल्यू आपको पता है कितना है आपके पास, सिग्मा पाई, ये हो जाएगा आपके पास r2 क्यूब माइनस m2 r1, m2 की वैल्यू है इतनी, तो सिग्मा पाई बाहर आ जाएगा, r1 क्यूब बन जाएगा ये r1 क्यूब, और 4/3 तो है ही, तो 4/3 है ही, डिवाइडेड बाय m1 कितना है आपके पास, सिग्मा पाई/2, सिग्मा पाई/2, ये मिलेगा आपके पास r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से सिग्मा पाई कैंसिल आउट हो गया, और आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्या मिल जाता है आपको, पाई/2 स्क्वायर। चाहिए मैंने पाई²/2 लेना चाहिए था, ये भी पाई r2²/2 लेना चाहिए था। सो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे पाई/2 और लगाने दीजिए, 2 से 2 चला गया, और आपको मिल जाता है 4/3 और r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ठीक, यही मिला था मुझे पहले भी मुझे यही मिला था एक्सप्रेशन, इसको मैंने सॉल्व करके यहाँ लाया था, और वही एक्सप्रेशन मुझे यहाँ से मिल गया है। तो जो भी मेथड से आप कंफर्टेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,